नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है द क्यूरियस विद्यार्थी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब थंबनेल के माध्यम से समझ पा रहे होंगे, 10 मिनट डेली शो हमारा यह वीडियो कार्यक्रम करंट अफेयर्स से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर केंद्रित है। सामान्य अध्ययन का विषय जो कि इतना डायनामिक होता है, इसे ठीक ढंग से कवर करना बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता है। आमतौर पर हमारी पढ़ाई का तरीका भी ऐसा ही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों और सूचनाओं के संकलन पर जोर देते हैं और कई इंस्टीट्यूट्स भी इसी दिशा में हमें आगे बढ़ाते हैं। और सूचनाओं के इस ओवरफ्लो के बीच हम अपने विषय की अवधारणात्मक विकास को विकसित करना भूल जाते हैं और वहीं समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हम इस वीडियो में केवल करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इस ढंग से आगे बढ़ेंगे कि आपको पढ़ाई का वह तरीका भी पता चलेगा जिससे आप न केवल इन मुद्दों के ओरिजिन और उत्पत्ति के कारणों को समझ सकेंगे, बल्कि आप इनके सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अन्य पक्षों पर भी विचार कर सकेंगे। आप उन प्रश्नों पर खुलकर चर्चा कर सकेंगे जिनसे हमारे राजनीतिक और वैश्विक दुनिया में इन घटनाओं की क्या प्रभावशीलता हो सकती है। तो बातों को ज़्यादा विस्तार ना देते हुए आइए हम चर्चा करते हैं आज के टॉपिक्स पे। और हमारा आज का पहला टॉपिक है लद्दाख और 6th शेड्यूल की मांग। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, लद्दाख जो कि कुछ वर्ष पूर्व तक जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, उसे 5 अगस्त 2019 को, अगर आप निरंतर हैं तो आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक बिल पास किया और वह बिल संसद से पारित हो गया और राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई। और उस बिल का नाम था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और इस एक्ट के माध्यम से जम्मू कश्मीर को वहाँ पर धारा 370 जो कि लागू थी, उसे निरस्त कर दिया गया, उसे एब्रोगेट कर दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, उसका पुनर्गठन कर दिया गया। और वो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, एक तो जम्मू और कश्मीर का हिस्सा जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, और दूसरा है लद्दाख का हिस्सा, ये वाला। तो ये दोनों हिस्से अलग प्रशासनिक इकाई यानी कि 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने आए। किसके माध्यम से? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से। उस समय सब चीज़ ठीक चल रहा था। लद्दाख के लोगों ने खुशी जताई थी कि उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और उन्हें ऐसी आशा थी कि भविष्य में विकास की गति वहाँ पर तेज़ होगी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोगों ने ये शिकायत करनी शुरू की कि शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी नहीं है और जो शासन में शीर्ष स्तर पर बैठे हुए अधिकारी हैं, वो उनकी बातों को नहीं सुनते हैं और उनकी मांगों पर जिस ढंग से विचार किया जाना चाहिए था, वो नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर धीरे धीरे इस प्रकार स्वायत्तता की मांग बढ़ने लगी। लद्दाख के लोग लामबंद होने लगे और सरकार से यह मांग करने लगे कि उन्हें एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, और केवल एक राज्य का दर्जा ही नहीं दिया जाए, बल्कि उन्हें एक संवैधानिक संरक्षण दिया जाए। और वो संवैधानिक संरक्षण क्या हो सकता था? तो उन्होंने ये बताया, वहाँ के जो बुद्धिजीवी जो कुछ लोग थे, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जो संविधान, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जो है, उसमें उन्हें संवैधानिक संरक्षण दिया जाए उसके तहत। तो यहीं से लद्दाख में प्रोटेस्ट धीरे धीरे शुरू हुए और वहाँ पे 6ठी अनुसूची, एक तो अलग राज्य की मांग भी होने लगी और 6ठी अनुसूची में संवैधानिक संरक्षण की मांग भी उन्होंने इसमें जोड़ दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वहाँ स्थानीय नौकरियों में लोगों को आरक्षण दिया जाए, ताकि वहाँ जो कठिन जीवन शैली है, वहाँ लोग स्थानीय समस्याओं को बेहतर समझेंगे और उनका समाधान बेहतर तरीके से कर पाएंगे और लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर हो पाएगा। तो एक आरक्षण की मांग भी वहाँ पे होने लगी। तो इस मांग के साथ ही आप समझिए कि 6th शेड्यूल का अर्थ क्या होता है और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। तो 6th शेड्यूल जो है, हमारे संविधान में कुछ ऐसे राज्यों को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है कि वहाँ पर शासन के लिए उन स्थानीय लोगों को स्वायत्तता दी जाती है। इस अनुसूची में शामिल जो राज्य होते हैं, संविधान में 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल का वर्णन है। और ये इसका संदर्भ कहाँ मिलता है? तो संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) में 6ठी अनुसूची का संदर्भ हमें मिलता है। इसका संदर्भ कहाँ मिलता है? तो संविधान के अनुच्छेद 244(1)(2) में मूल रूप से। हालांकि हमें तथ्यों के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, हम अनुच्छेद ना भी याद रखें तो काम बन जाएगा, लेकिन हमें इसका संदर्भ ये पता होना चाहिए कि इसमें क्रक्स क्या है और क्या संरक्षण मिलते हैं। तो जो भी राज्य इसमें शामिल होते हैं,
तो उन्हें कुछ ज़्यादा स्वायत्तता दी जाती है शासन प्रशासन में, और विधायी कार्यपालिकाई और न्यायपालिकाई शक्तियाँ दी जाती हैं। आपको पता ही होगा कि इस समय वर्तमान में छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य शामिल हैं, और वो कौन-कौन से राज्य हैं? तो वो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों में अब ये 4 राज्य अभी छठी अनुसूची में शामिल हैं, और इसमें शामिल होने की वजह से इन्हें क्या फ़ायदा मिलता है? तो इनके पास, क्योंकि जब हमारे संविधान का गठन हो रहा था तो इस बात पर चर्चा हुई कि जो भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अनुसूचित जातियों की संख्या, अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे चूँकि उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता इस प्रकार की होती है कि वो बाहरी लोगों का दखल उसमें बर्दाश्त नहीं करते, और विद्रोह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसलिए संविधान सभा में ये बहस हुई, और बहस के बाद इस छठी अनुसूची को शामिल किया गया, और इसमें ये व्यवस्था दी गई कि जो इस तरह के जो इलाके होंगे या इस तरह के जो राज्य होंगे, वहाँ पे शासन में अधिक स्वायत्तता लोगों को दी जाएगी, और इसके अंतर्गत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का गठन किया जाता है। यहाँ पे जो भी जिन राज्यों में ये लागू होती हैं, वहाँ के जिलों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया जाता है, जिन्हें एडीसीज कहा जाता है, और इन एडीसीज को लेजिस्लेटिव पावर्स के साथ साथ एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स भी, कुछ एक्सटेंडेड पावर्स दी जाती हैं तीनों ही क्षेत्रों में। हालांकि ये सारी चीज़ें संविधान के दायरे में रहते हुए दी जाती हैं, क्योंकि ये छठी अनुसूची खुद भी ये कहता है कि ये संविधान का ही एक अंग है कि हम ऐसे लोगों को जो उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताएं हैं और जो विशिष्ट ज़रूरतें हैं, उनको देखते हुए हम इन्हें संरक्षण दे रहे हैं। तो इन एडीसीज को दिया जाता है, और ये पूर्वोत्तर भारत के इन 4 राज्यों में लागू हैं, जिन्हें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम भी इसमें शामिल हैं। तो इसी प्रकार की मांग लद्दाख अपने लिए कर रहा है, ताकि लद्दाख के लोगों का कहना है कि लद्दाख एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, सामरिक दृष्टिकोण से भी यह हमारा एक बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर एरिया है, जो कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही से काफ़ी ज़्यादा करीब है, और ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत संवेदनशील है, क्योंकि आपको पता है कि जो लद्दाख का जो एरिया है, वहाँ हिमालय, हिंदू कुश और पामीर के पठार का ट्राई जंक्शन पॉइंट मौजूद है, और इसीलिए वहाँ इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और इसे वर्ल्ड का 3rd पोल भी कहा जाता है। तो जो वो लद्दाख और उत्तरी हिमालय का जो वह एरिया है, उसे, जो कि ट्राई जंक्शन पॉइंट है हिंदू कुश, हिमालय और पामीर के पठार का, उसे थर्ड पोल भी कहा जाता है। और इस संवेदनशीलता की वजह से लोगों का ये कहना है कि यहाँ का, चूँकि यहाँ पे सैलानी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो इस तरह यहाँ वो जो क्षेत्र है वो सैलानियों का भार नहीं उठा पा रहा है। लोगों की वजह से, लोगों के ज़्यादा आने की क्षमता से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इसलिए वहाँ पे पर्यावरणीय असंतुलन हो रहा है, पारिस्थितिकी असंतुलन हो रहा है, और इस वजह से भी लोग चिंतित हैं और कह रहे हैं कि उन्हें संरक्षण की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि उन्हें ये डर है कि अगर उन्हें संरक्षण नहीं दिया जाता है, और कई सारे कॉरपोरेट एक्टिविटीज़ वहाँ पे, खनन और इंडस्ट्रियलिस्ट अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स और निर्माण कार्य बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, तो वहाँ असंतुलन बढ़ जाएगा पर्यावरण के दृष्टिकोण से, और सारी चीज़ें, वहाँ की जो विशिष्टता है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए भी ये संरक्षण की मांग वहाँ पे की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसकी वजह से लोग वहाँ पे संरक्षण चाह रहे हैं। इसके अलावा जो आप एक और चीज़ आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि 6th शेड्यूल के समानांतर ही हमारे संविधान में एक और व्यवस्था है जो 5th शेड्यूल में दी गई है, 5th शेड्यूल में। और वो 5th शेड्यूल क्या कहता है? 5th शेड्यूल पूर्वोत्तर के उन 4 राज्यों के अलावा भारत के बाकी राज्यों के लिए है जहाँ पे जनजातीय आबादी बहुत ज़्यादा है, एसटी पॉपुलेशन। तो पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को छोड़कर भारत के उन बाकी राज्यों में जहाँ एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन राज्यों के उन क्षेत्रों पर ये लागू होता है जहाँ पे उन राज्यों के भीतर के इलाकों में जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन है, उन्हें संरक्षण देने के लिए और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए ये 5th शेड्यूल की व्यवस्था दी गई है। और वर्तमान में 5th शेड्यूल में कितने राज्य हैं? तो 10 राज्य शामिल हैं, और इस 10 राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में इसके प्रावधान लागू होते हैं। और इसमें जिस प्रकार 6th शेड्यूल में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की व्यवस्था थी, इसमें ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल्स की व्यवस्था है। और आपको पता होगा कि पेसा एक्ट 1996, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज जो एक्ट है,
वो 5th शेड्यूल के अंतर्गत जो आने वाले जो रिजर्व एरियाज़ हैं, जो एसटी पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है, वहाँ पे पेसा एक्ट लागू होता है और वहाँ ग्राम पंचायत को बहुत ज़्यादा, ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप एक कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल को लेकर। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार नज़र में रखें। 5th शेड्यूल क्या कहता है कि दिस अप्लाइज टू सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया, और करेंटली जैसा मैंने बताइए 10 भारत के 10 राज्यों में ये लागू है। उसी तरह 6th शेड्यूल जो है वो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों में है जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल बनती है, जबकि 6th शेड्यूल में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है। ओके, और इन चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है और यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। 6th शेड्यूल में जो एरियाज़ है वहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस यानी ऑटोनॉमी ज़्यादा दी जाती है, और यहाँ पे 5th शेड्यूल में जो एरिया है वहाँ पे प्रोटेक्शन की बात की गई है। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया पेसा एक्ट के बारे में, तो पेसा एक्ट लागू होती है कहाँ? यहाँ 5th शेड्यूल वाले उन एरियाज़ में जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे पेसा एक्ट लागू होती है। और जहाँ पे 6th शेड्यूल है वहाँ पेसा एक्ट की बात नहीं है, यहाँ पे ऑटोनॉमी की बात है। ओके, तो ये है हमारा पहला इशू। आगे देखते हैं कि क्या इन मुद्दों का क्या परिणाम होता है, सरकार किस तरह से इसे हैंडल करती है, क्योंकि वहाँ के लोगों की मांगें भी महत्वपूर्ण हैं और साथ में हमारी राष्ट्रीय अखंडता और एकता भी महत्वपूर्ण है हमारे तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको ये कुछ उपयोगी लगा होगा, और हम ऐसे और भी कई प्रयोग करने वाले हैं इसमें। आगे आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ निरंतर बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू।